प्यारे बच्चों, आज हम बीजगणित के बारे में जानेंगे। पाठ 8 में हम लोग आज बीजगणित की अवधारणाएं के बारे में जानेंगे, चर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, सामान्य नियमों में चर का प्रयोग के बारे में भी जानेंगे, उसका बीजीय व्यंजक क्या होता है और बीजीय समीकरण कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। तो बीजगणित की अवधारणाओं में हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके पहले हम अंकगणित पढ़ चुके हैं, जिसको हम अरिथमेटिक कहते हैं। अंकगणित में अंकों का प्रयोग होता है, लेकिन बीजगणित में क्या होता है, अंकों और अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करते हैं। जैसे अंकों बोलने में 1 2 3 4 5 और अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर आते हैं जैसे ABCD XYZ UV, इस तरह के अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षरों को लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमालाओं के अल्फ़ाबेट को लेते हैं और अंकगणित में अंकों का प्रयोग इसके साथ मिला के करते हैं, जिसको हम बीजगणित कहते हैं। और इसमें हम एक संबंध स्थापित करते हैं अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के साथ। इसके बाद हम देखेंगे चर क्या होता है। चर को अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। चर का मतलब होता है बदलते रहना, अलग अलग मान के लिए अलग अलग संख्या का प्रयोग करना, इसको हम चर कहेंगे। तो इसको जानने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। देखिए, रुचि, रवि और राहुल माचिस की तिलियों से प्रतिरूप बनाया है, तो 3 माचिस की तिल्ली से एक त्रिभुज बनाया है। तो अगर हम 2 त्रिभुज बनाना चाहेंगे तो हमें 3 और 3 6 माचिस की आवश्यकता होगी। अगर 3 त्रिभुज बनानी होगी तो हमें 3 3 6 प्लस 3 9 माचिस की तिल्लियों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हम इसके लिए एक सारणी बना सकते हैं। अगर बनाए गए त्रिभुजों की संख्या, अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो उसमें कितनी तिल्लियों की संख्या होगी, 3। उसी प्रकार अगर हम 2 त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें तिल्लियों की संख्या 3 जोड़ 3 यानी 3 गुना 2 भी कर सकते हैं। यह और आसान तरीका है, 3 दूनी 6। इसी प्रकार 3 त्रिभुज बनाने के लिए हमें कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी, 3 गुना 3 9। इस तरह से 4 त्रिभुज बनाएंगे तो हम 3 गुना 4 यानी 12 तिल्लियों का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये मान जो हो रहा है बदलते चले जा रहा है, तो हम त्रिभुज में आवश्यक तिल्लियों की संख्या जानने के लिए हम एक तरीका अपनाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज में 3 तिल्लियों की आवश्यकता होती है, तो 2 त्रिभुज के लिए कितनी, 6, 3 त्रिभुज के लिए 9। इस तरह से अभी हम लोग निकाले 4 त्रिभुज के लिए 12। तो उसी प्रकार अगर हमें पता नहीं है कि हम कितना त्रिभुज लेंगे, अगर n संख्यक त्रिभुज लेते हैं तो हमें तिल्लियों की संख्या 3 गुना n यानी 3n लेनी होगी। तो इस तरह से हमारा यहाँ n जो है ये एक चर मान को निरूपित करता है। चर का मतलब n का मान बदलते रहेगा। जब n का मान 2 लेंगे तो उसमें तिल्लियों की संख्या कुछ आएगा, जब 3 लेंगे 4 लेंगे। इस तरह से अलग अलग त्रिभुज के लिए अगर हम कितने त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज अगर बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं तो 3 तिल्लियों की आवश्यकता हो रही है। तो n बराबर अगर हम 1 लेते हैं, इसका मतलब एक त्रिभुज बनाएंगे तो तिल्लियों की संख्या क्या होगी, 3 गुना 1। अगर हम 2 त्रिभुज बनाएंगे तो तिल्लियों की संख्या कितनी लेनी होगी, 3 गुना 2। इस तरह से हम आगे समझ सकते हैं कि चर का मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे n का मान 2 यानी 2 त्रिभुज बनाएंगे तो तिल्लियों की संख्या हो जाएगी 6। तो इस प्रकार हम त्रिभुज में आवश्यक तिल्लियों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक चर मान n को लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं
चर को अभी हम लोग देखे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। ए अक्षर ए, बी, सी, डी, ऐसा बहुत सारे अक्षरों से निरूपित करते हैं। एल, एम, एन से भी निरूपित कर सकते हैं। एक्स, वाई, जेड से भी, एस, टी, यू, भी, इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से यानी स्मॉल लेटर से, छोटे अक्षरों से हम लोग चर मान को निरूपित करते हैं। अब हम देखेंगे कि तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए चर का मान अगर n, m या l लेते हैं तो पहला प्रश्न जैसे दिया है कि अक्षर l के लिए तीलियों की संख्या क्या होगी। l जब बनाएंगे हम इस तरह से तीलियों को रखेंगे, यानी पहला तीली ए, दूसरा तीली ए, तो इसका मतलब यहाँ 2 तीली ले रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम सूत्र बनाना चाहेंगे तो लिखेंगे 2n। इस तरह से हम 2n ले सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या बी को बनाएंगे। अक्षर ए के लिए तीलियों की आवश्यक संख्या क्या होगी। इस तरह से हम अक्षर ए को बनाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1, 2 और 3, यानी 3 तीलियों की आवश्यकता होगी। इसको अगर चर मान के द्वारा निरूपित करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 3n। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सी। अक्षर एफ के लिए तीलियों की आवश्यक संख्या क्या होगी। तो एफ अगर लिखेंगे तो इस तरह से एक तीली लेंगे, फिर दूसरा तीली इस तरह से लेंगे और यहाँ पर तीसरा तीली लेंगे। तो इसमें हमारा 3 तीलियों की आवश्यकता हो रही है, लेकिन हम इसको चर मान के द्वारा दिखाना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे 3n बराबर हम 3n लिखेंगे। डी नंबर, आकृति अगर हम वर्गाकार आकृति लेते हैं या आयताकार आकृति, यहाँ वर्गाकार आकृति है तो 1 तिल्ली, 2 तिल्ली, 3 तिल्ली और ये मिला के 4 तिल्ली। तो इसमें हमारा चर मान के साथ अगर लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह से 4n लिख सकते हैं। हम यहाँ 4m भी लिख सकते हैं, 4l भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें n, m, l के द्वारा निरूपित करना है। यहाँ भी हम चाहेंगे तो 3m भी लिख सकते हैं और 3l भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम हर एक प्रश्नों में m और l को लगा के, चर मान को लगा के हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब एक चर को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला का तो अक्षर प्रयोग करते हैं, ये तो हम जान गए। अब चर का प्रयोग किस तरह से करेंगे। जैसे अनमोल के पास, उदाहरण देखिए, अनमोल के पास नीरज के पास, अनमोल के पास नीरज के पास जितनी पेंसिल है उससे 5 अधिक है। तो अनमोल के पास नीरज के पास जितनी पेंसिल है, अनमोल के पास पेंसिलों की संख्या नीरज के पास के पेंसिलों की संख्या से 5 अधिक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि नीरज के पास पेंसिलों की संख्या, नीरज के पास अगर हम जानते हैं कि पेंसिलों की संख्या ले लेते हैं x, y, z, कुछ भी ले सकते हैं, x ले लिए। तो अनमोल के पास पेंसिलों की संख्या क्या होगी, उससे क्या बोला है, 5 अधिक है। तो अनमोल के पास पेंसिलों की संख्या अगर हम निकालना चाहेंगे, पेंसिलों की संख्या, तो इसमें 5 जोड़ देंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा x + 5। तो इस तरीके से हम इसे चर मान के द्वारा चर का प्रयोग करते हुए एक बीजगणितीय व्यंजक बना सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ एक सारणी के द्वारा हम इसे बना सकते हैं कि नीरज के पास अगर पेंसिलों की संख्या x हो,
अनमोल के पास पेंसिलों की संख्या क्या होगा, 5 अधिक होगा, x + 5 होगा। उसी प्रकार अगर हम नीरज के पास ले लेते हैं 5 पेंसिल है, तो अनमोल के पास पेंसिलों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 + 5। यहाँ x के जगह पर हम 5 रखेंगे तो 5 + 5 10 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर नीरज के पास 10 पेंसिल है तो अनमोल के पास पेंसिलों की संख्या क्या होगा, 10 + 5 15। तो ऐसे हम बहुत सारे सारणी के द्वारा बहुत सारे मान या फिर अलग अलग पेंसिलों की संख्या के चलते एक दूसरे के पास कितने पेंसिल है इसे हम निकाल सकते हैं। जैसे और एक उदाहरण है कि राजू अपने बड़े भाई बबलू से 3 वर्ष छोटा है, तो राजू की उम्र क्या है। तो राजू का उम्र हमें जानना है। राजू अपने बड़े भाई बबलू से 3 वर्ष छोटा है, तो बबलू के वर्ष को अगर हम x मान लें तो राजू की उम्र क्या हो जाएगी, बबलू की उम्र से 3 वर्ष छोटा उम्र बराबर हो जाएगी। बबलू की उम्र को अगर हम x मान लें तो राजू की उम्र हो जाएगी x - 3। तो इस तरह से हम चर मान के द्वारा एक बीजगणितीय व्यंजक स्थापित कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, दीपक के पास 200 रुपये थे। वह y रुपये में एक पुस्तक खरीदता है। अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं। दीपक के पास 200 रुपया था, अब y रुपया खर्चा कर दिया। अगर हम 10 रुपया भी खर्चा कर देते हैं तो 200 से 10 घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि अब उसके पास कितने पैसे बचे, 190। उसी प्रकार अगर 200 रुपया था और वह y रुपया से एक पुस्तक खरीद लेता है तो हमें पता चलता है कि दीपक के पास बची हुई राशि 200 - y रुपया होगा। इसे रुपया से चिन्हित कर देंगे। अब अगला उदाहरण देखिए, एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं। उन्हें कुल कितने पेंसिलों की आवश्यकता होगी अगर विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों की संख्या हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हर एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल दिया जाता है। अगर मान लेते 2 विद्यार्थी है तो 2 × 5 पेंसिल हम देंगे 10। और 5 विद्यार्थी है तो 5 × 5 दे देंगे 25। तो ये जो संख्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो विद्यार्थियों की संख्या हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या को n मान लेंगे या कोई दूसरा चर मान भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। और हर एक को अगर 5 देते हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर हम n मानते हैं तो n विद्यार्थी द्वारा कितनी पेंसिल वितरित करना होगा, 5 × n यानी 5n पेंसिल हमें वितरण करना होगा। अगर किसी कक्षा में 39 विद्यार्थी है, जैसे कक्षा 5 में अगर 39 विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल दिया जाता है तो 39 × 5 करेंगे तो इतना पेंसिल की आवश्यकता होगी। 5 × 9 45, हासिल का 4, 5 × 3 15 और 4 19, 195 पेंसिलों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला, चर का प्रयोग कर निम्नों को लिखें। प्रश्न संख्या 1 में जैसे ए जेड में से 12 घटाना है। जेड से अगर 12 घटाना है तो लिखेंगे क्या, जेड - 12। बी नंबर में y को 4 से गुना करना है, y × 4 लिखेंगे। इसको सजा के लिखेंगे तो 4y लिखेंगे इस तरीके से। अब हम सी नंबर बनाते हैं, p से 20 अधिक। p से अगर 20 अधिक बोलता है तो अधिक मतलब जोड़ेंगे p + 20। उसी प्रकार डी नंबर, x के 2 गुने से 4 कम, x के 2 गुने से 4 कम, कम मतलब घटाते हैं तो 2 गुना मतलब 2 से गुना किए, 4 कम मतलब 4 घटा दिए। इसको अगर हम हल करके लिखेंगे तो 2 × x हो जाएगा 2x,
घटाओ 4। उसी प्रकार ई नंबर m के 4 गुने से 10 कम है, m के 4 गुने से यानी 4 से गुना कर देंगे, 10 कम है, घटाओ 10, तो इसको लिखेंगे 4m माइनस 10। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 हम बना लेंगे। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और बहुत कोई आप लोग जान भी रहे होंगे, ये तो आसान सवाल है। अब हम दूसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। 2 नंबर में क्या पूछा है, कैसे बना है। उदाहरण जैसे y + 5 बराबर y में 5 जोड़ने पर, मतलब क्या है यहाँ लिखना है। y + 5 का मतलब है y में 5 जोड़ने पर, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो उसी प्रकार ए नंबर को लिखना है z - 7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, z से 7 कम या 7 घटाने पर, z से 7 घटाने पर। सी नंबर क्या है, 2y - 5, इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, y के 2 गुने से 5 कम है या 5 घटाने पर, y के 2 गुने से 5 कम या 5 घटाने पर, दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। डी नंबर z + 13, इसको कैसे लिखेंगे, z से 13 अधिक, z से 13 अधिक, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो ये भी प्रश्न हम लोग बना लिए। चलिए इसको भी नोट कर लें। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि राधिका के पास 100 रुपये है। राधिका के पास 100 रुपया है, ठीक है। वह अपने x रुपये भाई को दे देता है। अब राधिका के पास कितने रुपये बचे। x रुपया दे देता है, मतलब 100 रुपया से x रुपया कम हो जाएगा, तो इतना रुपया अब राधिका के पास बचेगी। राधिका के पास बची, राधिका के पास बची रुपया या बचे रुपये इतना। इस तरीके से हम इसको बीजगणितीय भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक पेटी में 40 आम है। आप पेटियों की संख्या के पदों में आम की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए यहाँ पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग करना है। चर मान के रूप में हम b का प्रयोग करेंगे। अगर एक पेटी में अगर 40 आम है तो b संख्यक पेटी में, पेटियों की संख्या b है, तो कितनी आम होगी, यानी ये दोनों को हम गुना कर देंगे, b को 40 से गुना कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कुल आमों की संख्या, यानी 40b। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ज्यामिति के कुछ नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। वर्ग की परिमाप, देखिए एक वर्ग है, उसका क्या परिमाप होता है। परिमाप का मतलब होता है इसके भुजाओं की कुल लंबाई। मान लेते हैं वर्ग जो होता है इसके चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे अगर भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, जैसे हम चित्र में देख रहे हैं L, तो एक भुजा अगर L है तो इसके सारे भुजाओं की लंबाई बराबर होता है, यानी L। तो हम परिमाप का मतलब क्या है, भुजाओं की लंबाई कुल
लंबाई, यानी सारे भुजाओं को यानी 4 भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होगा, एल को 4 बार जोड़ने से एक एल सब एक एल है तो 1 2 3 4, इसको लिखेंगे 4L, यानी L क्या है 4 गुना भुजा। तो इस तरह से हम एक सूत्र स्थापित करते हैं, वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आयत की परिमाप। यहाँ देखिए, आयत की परिमाप के बारे में हमें जानना है। तो आयत का क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। इसकी एक भुजा ज़्यादा लंबाई का है और एक भुजा कम लंबाई का होता है। यानी लंबाई को अगर हम L माने और चौड़ाई को अगर B माने तो कुल हम लोग जानते हैं कि किसी भी ज्यामितीय आकृति का परिमाप यानी आयत की परिमाप बराबर क्या होगा, इसकी सभी भुजाओं का योग के बराबर होता है। तो इसके कितने भुजाएं हैं, L है, एक भुजा L हुआ, फिर दूसरी भुजा B है, तीसरी भुजा फिर L है, फिर चौथी भुजा भी B है। तो यहाँ देखिए L 2 बार आया है, B 2 बार आया है। तो L को 2 बार जोड़ेंगे तो 2L होता है, B को 2 बार जोड़ेंगे तो 2B होता है। अब हम दोनों से अगर उभयनिष्ठ मान निकाल लें, उभयनिष्ठ मतलब जो संख्या दोनों में रहता है, जैसे 2 अगर निकाल लेते हैं तो इसका मतलब यहाँ 2 अगर निकाल लेंगे तो L बचेगा, यानी 2L से 2 को भाग दे देते हैं तो L होता है। उसी प्रकार 2B से अगर 2 निकाल लेंगे तो B बचेगा। तो इस तरह से हमारा सूत्र बनता है कि आयत की परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। L को हम क्या बोलते हैं, लंबाई, और B को चौड़ाई। तो इस तरह से हम भाषा के द्वारा आयत की परिमाप का सूत्र स्थापित करते हैं और बीजगणितीय रूप से L और B लगा के इसका सूत्र बनता है 2 गुना L जोड़ B। देखिए यहाँ प्रयास कीजिए, प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि वर्ग की परिमाप 4A है। यहाँ A क्या है, एक चर मान है। तो इस तरह से A का मान को अगर हम इस तरह से एक सारणी द्वारा दर्शाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे, पहला है चर मान, दूसरा है परिमाप। चर मान को A लिया है, परिमाप 4A होता है। वर्ग की परिमाप हम लोग जानते हैं 4A होता है। A का मान अगर 1 लेते हैं तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 यानी 4। ये है परिमाप और ये है भुजा वर्ग की, ये है वर्ग की भुजा, वर्ग की परिमाप और वर्ग की भुजा। ठीक है, अब अगर A का मान 2 लेते हैं तो परिमाप क्या होगा, 4 गुना 2 यानी 8। इसी तरह से A का मान अगर 4 लेते हैं तो 4 गुना 4 16। फिर 5 लेते हैं तो क्या करेंगे, 4 गुना 5, 4 गुना 5, एक की जगह पर 5 बैठाएंगे तो क्या होगा 20। इसी तरह से A का मान अगर 7 लेते हैं तो क्या होगा, 7 गुना 4 28। तो इस तरह से हम क्या किए, वर्ग की परिमाप निकाल सकते हैं। अब उसी प्रकार एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज की परिमाप भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। जैसे ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर भुजाओं की माप को हम A ले लेते हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो त्रिभुज की परिमाप अगर निकालना है
त्रिभुज की परिमाप, तो हम कैसे लिखेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए जोड़ ए जोड़ ए, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 ए हो जाएगा। इसको अगर हम भाषा द्वारा लिखना चाहें तो 3 गुण भुजा। समबाहु त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज की परिमाप नहीं लिख के यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन दूसरे त्रिभुज का लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए अलग सूत्र बनेगा। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाओं का जोड़ अलग होगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज में ये सूत्र होता है 3 गुना भुजा। तो ये बात हम समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ठीक है, चलते हैं फिर अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर संख्याओं के योग के क्रम विनिमय के नियम के बारे में बताया गया है। क्रम विनिमय क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय माने इसके क्रम का विनिमय होता है, माने बदलता है क्रम। जैसे क्या है? 3 जोड़ 4, ये पहला है, ये दूसरा है, बराबर 4 जोड़ 3, तो पहला और दूसरा का क्रम था, अब ये बदल के क्या हो गया? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो क्रम बदल गया। ऐसे में ये योग का क्रम विनिमय नियम बोलेंगे, और इसका मान 7 होता है। इसको भी अगर जोड़ेंगे तो इसका भी मान 4 जोड़ 3 7 होता है, यानी दोनों बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि योग का क्रम विनिमय नियम सही है, यानी पहला के साथ अगर दूसरा को जोड़ें या फिर दूसरा के साथ पहला को जोड़ें क्रम बदल के, तो भी ये दोनों का मान बराबर होता है, जिसे हम योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? योग का क्रम विनिमय नियम। इसी प्रकार अगर हम जानेंगे और भी, देखिए यहाँ पर उदाहरण एक दिया है, पहला में 4 पेन है, दूसरा में 5 पेन है, बराबर क्या होगा? 5 पेन जोड़ 4 पेन, तो इसका जोड़ जितना होगा इन दोनों का भी जोड़ उतना ही होगा। तो इसका मतलब है अगर क्रम हम बदल दे रहे हैं, पहला को हम यहाँ दूसरा में रख दिए और दूसरा को हम पहला में रख दिए, यानी क्रम को बदल दिए, तो भी क्या होता है कि बाएं पक्ष में पहला जोड़ दूसरा जो है, दाएं पक्ष में दूसरा जोड़ पहला उतना ही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? योग का क्रम विनिमय नियम। अब देखिए एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है कि ए का मान, उदाहरण नंबर 1, इसको बोलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, मतलब ए का मान 7 है, बी का मान 5 है, तो हम ए प्लस बी का मान पहले निकालेंगे। 7 जोड़ 5 कितना होता है? 12। फिर क्रम बदल देंगे, बी जोड़ ए कर देंगे, यानी बी का मान क्या है? 5 और ए का मान है 7, तो अब क्या आ जाएगा? 5 जोड़ 7 यानी 12। तो देखिए क्रम बदलने के बाद भी जोड़ बराबर हुआ, यानी ए जोड़ बी बराबर बी जोड़ ए। ऐसा रूप रहने से हम इसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम, जो कि सही होता है। अब देखिए आगे ऐसा बहुत सारा उदाहरण लेके हम लोग बना सकते हैं। जैसे प्रयास कीजिए में दिया हुआ है, ए का और बी का अलग अलग मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? ए का मान 3 दिया है, बी का मान 1 दिया है, तो ए जोड़ बी निकाल लेंगे पहले। 3 जोड़ 1 कितना होगा? 4। फिर बी जोड़ ए निकाल लेंगे, कितना होगा? 1 जोड़ 3 फिर भी 4, यानी ए जोड़ बी बराबर होता है बी जोड़ ए। तो हम इसे जांच लिए और ये सही मिला। अब बाकी जितना भी उदाहरण दिया हुआ है सब में हम लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। 2 नंबर में क्या है? ए बराबर 3 है, बी बराबर 7 है, तो इसमें भी क्या करेंगे? ए जोड़ बी निकालेंगे, कितना आएगा? 3 जोड़ 7 यानी 10। अब बी जोड़ ए निकालेंगे, इसमें भी देखेंगे कितना आएगा? 7 जोड़ 3 10, यानी इसमें भी ए जोड़ बी बराबर बी जोड़ ए, यानी ये दोनों क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। तो इस तरह से बाकी प्रश्नों को भी हम लोग बना सकते हैं। आप इसे
होमवर्क बहुत आसान है, इसे बाकी प्रश्नों को आप होमवर्क के रूप में बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, दिखलाइए कि क्रम विनिमयता का घटाव के लिए सत्य है या नहीं। यानी a घटाव b बराबर b घटाव a, ये दोनों बराबर है क्या। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है a घटाव b बराबर b घटाव a, प्रश्न चिन्ह, यानी क्या ये बराबर है। तो हम लोग देख लेते हैं एक उदाहरण से। a का मान 5 है, b का मान 3 है, तो क्या करेंगे, a घटाव b का मान निकालेंगे पहले, यानी 5 घटाव 3 कितना आएगा 2। अब b घटाव a निकालेंगे, b कितना है 3 घटाव 5, तो बड़ा से छोटा घटाते हैं तो धनात्मक होता है, छोटा से बड़ा घटाते हैं तो मान वही होगा लेकिन a ऋणात्मक हो जाएगा, यानी -2। तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी हम बोल सकते हैं a घटाव b बराबर नहीं है b घटाव a। बराबर नहीं है को हम लोग इस तरह से एक लाइन खींच के दिखाते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। यानी साहचर्य नियम क्रम विनिमय नियम घटाव के लिए सही नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे क्रम विनिमय नियम घटाव के लिए सही नहीं है। तो आप बाकी जो प्रश्न बच रहा है इसे होमवर्क के रूप में बनाइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये सब सिर्फ प्रयास करने के लिए पूछा गया है, फिर भी इसे हम समझ के हल किए। अब देखिए दो संख्याओं के गुणन की क्रम विनिमयता। अब गुणन की क्रम विनिमयता मतलब गुणन की क्रम विनिमयता। तो गुणन की क्रम विनिमय नियम क्या होता है। जैसे योग की क्रम विनिमय नियम हम लोग सीखे अभी कि a जोड़ b बराबर था b जोड़े a है योग की क्रम विनिमय नियम। तो गुणन की क्या करेंगे, a गुना b बराबर b गुणन a, तो इसे कहेंगे गुणन की क्रम विनिमयता। क्या ये सही है। देखिए एक उदाहरण के जरिए हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं a का मान 5 ले लेते हैं और b का मान 7 ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो b का मान 7 गुना a का मान 5, तो 5 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा 35, 7 गुना 5 करेंगे तो भी आएगा 35। यानी गुणन का क्रम विनिमय नियम सही है। जैसे योग का क्रम विनिमय नियम सही है उसी प्रकार गुणन का भी क्रम विनिमय नियम सही है। तो ये हम लोग समझ गए। अब देखिए वितरण नियम क्या होता है। वितरण नियम जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वितरण नियम क्या होता है, जैसे a, b और c मान लेते हैं 3-4 मान है, तो पहला गुना दूसरा जोड़ तीसरा बराबर क्या होगा, पहला गुना जैसे दूसरा, पहले लिखेंगे पहला गुना दूसरा, फिर जोड़, यहाँ बीच में जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे यहाँ, पहला गुना तीसरा, इस तरह से। इसको हम बोलेंगे, इस रूप को हम बोलेंगे वितरण नियम। क्या है, 3 संख्या ले रहे हैं, 3-4 मान ले रहे हैं a, b और c। इसमें पहला गुना दूसरा जोड़ तीसरा बराबर होना चाहिए पहला गुना दूसरा जोड़ पहला गुना तीसरा, जैसे तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिए एक उदाहरण के ज़रिए हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, देखिए a का मान 8 है, b का मान 20 है और c का मान 6 है। तो इसको हल करेंगे, 8 गुना 20 जोड़ 6, इसका मान कितना आएगा निकालेंगे। 8 गुना पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 20 को 6 से जोड़ लेंगे तो 26 होगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 × 6 = 48, 48 का 8 हासिल का 4, 8 2 16 और 4 20। अब हम इस रूप में रख के गुना करेंगे, हल करेंगे। a गुना b मतलब 8 गुना b है 20 जोड़ a गुना c, यानी 8 गुना c का मान कितना है 6। ठीक है। अब देखिए 8 गुना 20, पहले गुणन का काम होता है। एक नियम है जिसे हम बोलते हैं BODMAS,
एक बॉडमास करके रूल आता है, इसके हिसाब से बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब का लिखा रहेगा, ऑफ मतलब का। फिर डी का मतलब डिवीज़न मतलब भाग। फिर एम का मतलब होता है गुना। फिर ए का मतलब एडिशन यानी घटाव, और एस का मतलब होता है जोड़। यानी इस तरीके से हम पहले काम करते हैं। देखिए यहाँ ब्रैकेट था तो इसलिए ब्रैकेट का काम हम लोग पहले किए। ब्रैकेट सबसे पहले है, बी लिखा हुआ है, इसलिए ब्रैकेट का काम पहले किए और यहाँ जोड़ के लिखे। ब्रैकेट के अंदर जो संख्या था उसको जोड़ के लिखे। अब यहाँ पर हम गुना और जोड़ है तो पहले गुना आता है। देखिए एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, यानी गुना पहले आता है फिर जोड़ बाद में आता है, इसलिए गुना करेंगे। 8 गुना 20 कितना होता है? 8 दूनी 16, 160 जोड़ 8 गुना 6 48। इसको जोड़ेंगे तो 8 और 0 जोड़ेंगे, पहला इकाई का अंक जोड़ देंगे 8, फिर दहाई का अंक जोड़ेंगे 6 4 10, हासिल का 1 और 1 मिलके 2, तो यहाँ 208, यहाँ भी 208। यानी वितरण नियम जो होता है वो सही होता है। संख्याओं का जो वितरण नियम होता है वो सही है। वितरण नियम का जो रूप होता है ये रूप है, इसे हम याद रखेंगे। पहला गुना, ए मतलब पहला, बी मतलब दूसरा, सी मतलब तीसरा। कोई 3 संख्या दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहला के साथ गुना करेंगे और बाकी 2 को जोड़ देंगे। तो इसको हम ब्रैकेट जब खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला गुना दूसरा, जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे, पहला गुना तीसरा। इस तरह से घटाव रहेगा तो घटाव लगाएंगे। लेकिन यहाँ योग का वितरण नियम हो रहा है, गुणन पर योग का वितरण नियम, इसे हम इस तरह से समझेंगे। चलिए इसे नोट कर लें, आसान है। अब हम अगला देखते हैं। देखिए योग एवं गुणन का साहचर्य नियम। योग और गुणन का साहचर्य नियम क्या होता है? पहले योग का साहचर्य नियम जानेंगे। साहचर्य नियम जैसे भी बोला जाता है, उसमें 3 संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, जैसे ए, बी और सी। 3 चर मान का हम प्रयोग करेंगे जब हमें साहचर्य नियम को लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे, पहला जोड़ दूसरा एक ब्रैकेट में रखेंगे, जोड़ तीसरा ब्रैकेट के बाहर। फिर अब क्या करेंगे, पहला जोड़ दूसरा और तीसरा को अब ब्रैकेट में रखेंगे, यानी दूसरा जोड़ तीसरा। ये जो रूप है ये है योग का साहचर्य नियम, इसे कहेंगे हम योग का साहचर्य नियम। उसी प्रकार गुणन का भी देखेंगे। मान लेते हैं, इसका एक उदाहरण देखें कि ए का मान 7 है, बी का मान 8 है और सी का मान 9 है। 3 संख्याएं ले लिए। तो देखें ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है तो ए प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जोड़ सी ब्रैकेट के बाहर। इसका जोड़ निकाल लेते हैं। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, बोधमास जो नियम होता है उसे फिर से देख लें, हर एक का क्या क्या अर्थ निकलता है। बी ब्रैकेट होता है, ओ ऑफ माने का, ये ब्रैकेट होता है। डी मतलब डिवाइड भाग होता है। एम मतलब गुना होता है। ए मतलब एडिशन मतलब जोड़ होता है। और एस सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है। तो इस नियम को आप याद रखें, ये हमेशा ज़रूरत पड़ेगा और इसे याद रखना ज़रूरी है। अब देखिए ब्रैकेट है, यानी ब्रैकेट का काम पहले होगा। ब्रैकेट क्या है, ऐसा भी होता है, ब्रैकेट ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी होता है। तो कोई भी तरह का ब्रैकेट दिया रहेगा तो पहले उसका काम करेंगे। 7 और 8 को जोड़ेंगे 15 होगा, फिर उसके बाद +9 लिखेंगे और इसको जोड़ के लिखेंगे, 15 और 9 को जोड़ने से 24 होता है। अब देखिए दाहिने तरफ का मान निकालेंगे। ए 7 जोड़ बी और सी यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, लिखेंगे 8 जोड़ 9, और फिर 7 जोड़ लिखेंगे ब्रैकेट के
कम करेंगे, 8 और 9 जोड़ेंगे तो 8 9 17। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा 24। देखिए दोनों मान बराबर आया। इसका मतलब क्या हुआ है कि बाएं पक्ष का जो मान आया दाएं पक्ष का भी मान वही आया। इसे हम क्या बोलते हैं, सहचर्य नियम, यानी योग का सहचर्य नियम सही है। क्या बोलेंगे, योग का सहचर्य नियम सही है, यानी योग जो होता है सहचर्य नियम का पालन करता है। अब गुणन के लिए देखते हैं, गुणन का सहचर्य नियम क्या होता है। पहला गुना दूसरा गुना तीसरा को ब्रैकेट में रखेंगे, बराबर पहला गुना दूसरा को ब्रैकेट में रखेंगे, तीसरा को बाहर रखेंगे। जैसे जो योग में लिखे वैसे गुना में भी लिखेंगे। तो 7, ए का मान 7, छोटा संख्या ले लेते हैं 2, बी का मान 3, सी का मान 4 ले लेते हैं। अब बाएं पक्ष को हल करते हैं, 2 गुना ब्रैकेट के अंदर 3 गुना 4, पहले इसको हल कर लेते हैं। 2 गुना, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 4 3 12, 12 को 2 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 24। अब दाएं पक्ष को हल करते हैं, कितना है a गुना b, यानी 2 गुना 3 ब्रैकेट में लिखेंगे, गुना c का मान कितना लिखेंगे 4। अब इसको हल करेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 2 3 6 गुना 4, कितना आया 24, यानी दोनों मान बराबर आया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुणन का भी सहचर्य नियम का पालन होता है। तो ये सारी बातें हम लोग जानने के बाद अब प्रश्नावली के प्रश्नों को जब हल करने जाएंगे तो हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे आसानी से, क्योंकि हमारा जो कहानी है, किसी भी जैसे हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ते हैं कहानी, उस कहानी को पढ़ लेने के बाद प्रश्नोत्तर को आसानी से हल कर पाते हैं, क्योंकि इसी कहानी के अंदर सारे प्रश्नों का हल छुपा हुआ है, जो कि हम लोग प्रश्नावली 8.1 2 3 जो भी प्रश्नावली दिया हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे, हल करेंगे। इसलिए गणित में भी वैसे ही होता है कि उसका जो कहानी होता है, यानी उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको पहले हमें जान लेना चाहिए। उसको जान लेने के बाद अगर हम प्रश्नावली बनाते हैं तो बड़ी आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो बस आज हम इतना ही जानते हैं। अगला दिन से हम क्या करेंगे, प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, धन्यवाद।